Good morning from good morning friends. I am विकास टेकरे एंड दिस इज़ द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के इस दूसरे भाग की। इतिहास लेखन का मतलब क्या है ये हम बार बार समझ चुके हैं, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास लेखन घटनाओं का तिथिक्रम अध्ययन नहीं होता है। इतिहास लेखन में मतलब ये समझा जाता है कि इतिहास को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि आप सिनेमा हॉल में जाकर किसी फिल्म को देखते हैं, वो सिर्फ मूवी को देखना कहलाएगा, लेकिन अगर आप उस फिल्म को बनते हुए देखेंगे तो उसमें आप अलग प्रकार से सोचेंगे। आप एक स्टूडेंट के तरीके से सीखेंगे कि एक फिल्म को कैसे बनाया जाता है, कैसे बेहतर तरीके से समझा जाता है, और कैसे एक डायरेक्टर की सोच को आप समझ सकते हैं कि उसका विज़न क्या है, जो आप शायद फिल्म देखकर उतने अच्छे तरीके से ना समझ पाएँ। उसी तरीके से एक इतिहासकार ने किसी घटना के विषय में किस तरह से लिखा है, कैसी अलग अलग विचारधाराएं हमारे अतीत में रहीं, उनको जानना इतिहास लेखन कहलाता है कि इतिहास को कैसे लिखा जाए। और साथ ही साथ इस क्रम में आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी घटना के विषय में लिखते समय इतिहासकार की मानसिकता क्या थी और वह किस विचारधारा से प्रभावित था। क्योंकि जब आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि इतिहासकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उससे आप उस घटना को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, निष्पक्ष तौर से समझने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आइए भाई लोग अपन समझते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के इस भाग 2 को, और यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रवादी लेखक और भी अन्य चरण हम इसके समझेंगे। देखिए, आलची भंडारकर भारत के प्रथम आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार माने जाते हैं। कौन? आलजी भंडारकर। तो इनके विषय में ध्यान रखिएगा। रोमेश चंद्र, केपी जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, एस.एन. सेन, के.एम. पणिकर। और के.एम. पणिकर इतिहास लेखन में के.एम. ने भौगोलिक कारकों पर अधिक बल दिया। तो के.एम. पणिकर जी जो हैं, उन्होंने इतिहास लेखन में क्या किया? उन्होंने इतिहास लेखन में भौगोलिक कारकों पर उन्होंने अधिक बल दिया हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आपको इन अलग अलग इतिहासकारों के बारे में समझना होगा और इनके बारे में जानना होगा। अब ये जो इतिहासकार हैं, ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, और ये किसके विरुद्ध उत्पन्न हुए? तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जो ब्रिटिश शासन भारत में शुरू हो रहा था उसके समर्थन में और यूरोपीय सत्ता को सबसे अच्छा बताने के चक्कर में यूरोप में साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों का उदय हुआ, जिन्होंने इंग्लैंड और अन्य उपनिवेशी जो उपनिवेश बना रहे थे अलग अलग देशों को, चाहे वे अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो, इन देशों को, इन महाद्वीपों के देशों को जो यूरोपीय देश गुलाम बना रहे थे, उनका समर्थन करने के लिए साम्राज्यवादी लेखकों का जन्म हुआ, उनकी विचारधारा का जन्म हुआ, और उन्हें काउंटर करने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ। अब देखिए यहाँ पर कि नीलकंठ शास्त्री, हेमचंद्र राय चौधरी, सफ़ात अहमद खां, गोविंद सखाराम सरदेसाई, बी.डी. सावरकर, दादा भाई नौरोजी जैसे प्रमुख व्यक्ति, क्रांतिकारी और इतिहासकार हमें इस श्रृंखला में देखने को मिलते हैं। इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का काम करते हैं। और इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री में कौन कौन है? तो इसमें हैं ताराचंद, बेनी प्रसाद, आर.पी. त्रिपाठी, बनारसी प्रसाद आदि इसमें शामिल हैं। आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम में लिखी है, और यहाँ पर इनकी इस ग्रंथ से जो भारत का आर्थिक इतिहास है उसको बताया गया है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी है, वो भी यहाँ पर अपने पेपर या अपनी थीसिस रिलीज़ करते हैं, और पावर्टी एंड अनबेटर इन इंडिया नाम से उनका एक रिसर्च पेपर प्रकाशित होता है, एक आर्टिकल प्रकाशित होता है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है भारत से, किस तरह से अंग्रेज धन का निष्कासन कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर जो आर.सी. दत्त है वह इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में
भारत से धन निष्कासन को और भी विस्तार से बताते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए उससे प्रभावित होते हुए इस ग्रंथ को लिखते हैं। अब देखिए आर के मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी यहाँ पर कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं। उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, 1912 में उन्होंने ये किताब लिखी। और ये ध्यान रखना कि ये राइटर और ये किताबें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कौन सा राइटर किस विचारधारा से है और उनका कौन सा ग्रंथ है, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा और अक्सर इन पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए आप इन ग्रंथों के बारे में, इन लेखकों के बारे में याद रखना और ये भी ध्यान रखने की कोशिश करना कि कौन सा लेखक किस विचारधारा से संबंध रख रहा है। इसलिए नहीं तो आपसे पूछ लिया गया कि भैया बताइए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आर.सी. दत्त द्वारा लिखित है यह किस विचारधारा का ग्रंथ है। अब आपके सामने ऑप्शन दे दिए साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और सबाल्टर्न और दलितवादी। ठीक है, अब आप कन्फ्यूज़न में हो गए, दलितवादी की जगह मार्क्सवादी ऑप्शन कर देते हैं। आप कन्फ्यूज़न में हो गए, आपने सोचा कि भाई हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक की बात हो रही है, आर्थिक की बात हो रही है, मतलब हो सकता है कि आर्थिक शोषण की बात हो। तो जहाँ पैसे की बात आती है, आर्थिक शोषण की बात आती है, वहाँ पर मार्क्सवाद तो आ ही जाता है, तो आपने लगा दिए मार्क्सवाद। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। और जब आप नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि कुछ प्रश्न तो ऐसे आएंगे जो आपके दायरे से बाहर रहेंगे ही, लेकिन जो प्रश्न आएंगे जो आपके दायरे में हो सकते हैं वो इस तरह से आएंगे, इस तरह से बनकर आएंगे कि आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप हर तरह से चीज़ों को समझेंगे, हर तरह से याद करेंगे, तो हो सकता है कि किसी एक शब्द को आधार बनाकर आप पूरे सवाल को हल कर सके। हालांकि ज़्यादा कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, ज़्यादा कोई डरने की बात भी नहीं है। अगर आप सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वहाँ पर आपके 70-80 सवाल आराम से 70-70 प्लस आपके अच्छे से क्वेश्चन हो जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, तो आप एग्ज़ाम भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सिलेबस अच्छे से करते जाना है और सबसे बड़ी बात, आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखते रहने हैं ताकि आपको ये पता चलते जाए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका लेवल वही है या नहीं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि भाई यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम उनसे पढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यूजीसी हम हिस्ट्री से दे रहे हैं, वो भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि घटना तो वही है लेकिन उसका लेवल बढ़ जाता है और फिर हम वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप ये ध्यान रखना कि यूजीसी का लेवल वही रहता है जो यूपीएससी का किसी सब्जेक्ट को लेकर होता है। और कई बार यूजीसी में जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हिस्ट्री का पेपर कई बार यूपीएससी के हिस्ट्री के पेपर से भी ज़्यादा टफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक सब्जेक्ट में टॉप के लेक्चरर बनने वाले हो, सबसे बड़े शिक्षक उसके बनने वाले हो। जो प्रोफेसर होता है वह एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ऊपर का पैरामीटर होता है, इसी से आगे पोस्ट बनती है, इसी से अलग अलग शिक्षा विभाग के अधिकारी बनते हैं। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि आप किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, इसीलिए अपने लेवल को बनाए रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें आपकी हेल्प बहुत अच्छे से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर KP जायसवाल यानी कि काशी प्रसाद जायसवाल का ग्रंथ हिंदू पॉलिटी आपको ध्यान रखना है, KM पडिक्कर का सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, RG भंडारकर का द अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन, GH सरदेसाई का न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास, ये 3 वॉल्यूम में इनका ये ग्रंथ है। और सरदेसाई ने ही मराठी रियासत, मराठों का प्रारंभ से 1848 ईस्वी तक का इतिहास, ये ग्रंथ है इनका, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखिए कि इसके बाद में HC राय चौधरी, इनका ग्रंथ है द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये ग्रंथ भी आपको ध्यान रखना है। SB चौधरी, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी,
ये इनका ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। अब राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है, यह आपको समझना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से साम्राज्यवादी विचारधारा का उदय हुआ, उसको काउंटर करने के लिए और भारत के लोगों में राष्ट्रीय एकता को जगाने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ। अब भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा जगाने का क्या पर्पस था, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत 565 से ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था। कब? 1947 में, जब भारत का एकीकरण हुआ। तो सोचो जब अंग्रेज आए तो उस समय पर भारत और कितना ज़्यादा डिवाइडेड रहा होगा। एक कहावत भी है कि पग पग में कोस कोस पे पानी बदले क्या है, मैं भूल गया उस कहावत को। इसका मतलब ये है कि हर थोड़ी दूर चलने पर एक नया कल्चर, एक नई संस्कृति आपको देखने को मिल जाएंगी। जबकि कई देश ऐसे होते हैं कि पूरे देश में एक कल्चर चलता है, एक संस्कृति चलती है, एक भाषा, एक पहचान चलती है। जबकि भारत में आज भी आप राष्ट्रभाषा को देख लीजिए, तो कहीं मराठी के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो कहीं तमिल तेलुगु के लिए लड़ रहे हैं, कहीं हिंदी के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो आज भी वो एकता यहाँ पर नहीं है। तो उस समय पर तो भाई राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों को ऐसी बातें बताई जाए जिनसे वो एक हो सके। तो यहाँ पर ये राष्ट्रवादी विचारधारा का जन्म होता है। तो अब कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के प्रत्युत्तर में राष्ट्रीय अस्मिता की खोज से जुड़ा हुआ था। वही जो मैंने आपको बताया, 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 1900 वाले सन में, ठीक है, सॉरी, जो 1900 वाले सन हैं उनसे पहले, मतलब कि जो 1857 के बाद से हम देखते हैं कि जो 1857 के बाद से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई वो ग्रंथ यहाँ पर लिखे जा रहे थे। उनका उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवाद को काउंटर करने के लिए जो शोषण अंग्रेज हमारा कर रहे थे उसको कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए सीधे लोगों को ये कहेंगे कि भाई हथियार उठाओ और अंग्रेज़ों को मारो। तो अंग्रेज़ कहेंगे कि क्यों मारे हम अंग्रेज़ों को, उनसे हमको उनसे क्या दुश्मनी भाई, हमारा शोषण तो जमींदार कर रहा है, अंग्रेज़ तो ना कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता था। तो यहाँ पर इनके ऊपर ये दबाव था कि भाई हम पहले राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जगाएंगे, लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि ये मातृभूमि हमारी है, कोई हम पर कैसे ले सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति हम पर टैक्स कैसे ले सकता है, कोई उसकी ज़मीन तो नहीं है, हमारा देश है, हमारा देश है भाई। तो हमारा देश है तो शासन हमारा होना चाहिए ना, बाहर का व्यक्ति हम पर शासन करेगा, ये सही बात है क्या? और ज़मींदार अगर तुम्हारा शोषण कर रहा है तो तुम ये भी तो देखो कि ज़मींदार को शोषण करने के लिए कौन बोल रहा है, उसको बोल रहा है राजा, और राजा को कौन बोल रहा है, उसको बोल रही है कंपनी। तो कुल मिलाकर तुम्हारा जो अंतिम शत्रु है वो है कंपनी। तो इस तरह से राष्ट्रवादी भावनाओं को यहाँ पर जगाया जा रहा था। अब देखिए, यह इतिहास लेखन राष्ट्रीय आंदोलन, बढ़ती राष्ट्रीय चेतना तथा समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन की उपज था। इस इतिहास लेखन ने प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरवगान के द्वारा भारतीयों में आत्मविश्वास की वृद्धि की और राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्रदान किया। इस प्रकार के लेखन से विशेषकर कांग्रेस का उग्रवादी चरण तथा क्रांतिकारी चरण प्रेरित हुआ। राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों में प्राच्यवादियों के लेखन को ऐतिहासिक अध्ययन के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्राच्यवादी कौन है? तो पिछले वीडियो में हमने दो शब्द पढ़े थे, एक था प्राच्यवादी और दूसरा था पाश्चात्यवादी। तो प्राच्यवादी वो हैं जिनका मतलब है कि भारत अपने प्राचीन इतिहास से प्रेरणा लेकर अपने वर्तमान को बेहतर बना सकता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती इसका एग्जाम्पल है। जैसे बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने कहा कि भाई वेदों का अध्ययन करो, प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करो। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को वर्तमान में जो हम अंधविश्वासों में पड़े हैं, वर्तमान में जो हम कुरीतियों में फंसे हुए हैं, उससे हम निकल जाएंगे और बेहतर बनेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए जो प्राच्यवादियों से प्रभावित थे। और पाश्चात्यवादी कौन है? तो पाश्चात्यवादी वो थे जो ये मानते थे कि भाई भारत के पास कुछ भी नहीं है। जैसे
कौन से इतिहासकार है, वो जेम्स मिल है या कौन है, वो कहते हैं कि भाई जो भारत है, भारतीय प्रायद्वीप है और एशिया है, इनकी जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ की संपूर्ण जो लाइब्रेरी है वो यूरोप की लाइब्रेरी के एक सेल्फ के बराबर है। मतलब इनका जो ज्ञान है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है और ये असभ्य लोग हैं, और अगर इनको सभ्य बनाना है तो पश्चिमी संस्कृति के प्रसार से ही इनको सभ्य बनाया जा सकता है, अन्यथा ये गधे के गधे ही रहेंगे। तो ये पश्चिमी जो पाश्चात्यवादी हैं उनका ऐसा यहाँ पर मानना था, और मैकाले भी इसी से प्रभावित था। और बाद में जब मैकाले मिनट्स आता है, जब मैकाले शिक्षा पद्धति आती है, तो उसमें हम पाश्चात्यवादियों का बोलबाला देखते हैं, और वहीं पर से हम अंग्रेजी पद्धति और अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी प्रभाव की शुरुआत की हम भारत में देखते हैं। अब देखिए, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने लेखन में प्राचीन काल से भारत में राजनीतिक संस्थाओं, लोकतंत्र, गणतंत्र, महिलाओं की समान भागीदारी जैसे प्रगतिशील तत्वों को सिद्ध करने का प्रयास किया। साथ ही भारत के विभिन्न धर्मों, जातीय समुदायों का समूह होने के बजाय प्राचीन काल से ही भारत में एक राष्ट्रवादी भावना होने को स्पष्ट किया। राष्ट्रवादी लेखकों ने अपने लेखन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भारत में ब्रिटिश शासन विश्वासघात, दुर्वी संधियां यानी कि कूटनीतिक व गुप्त मौका परिस्थिति जैसे अनैतिक राजनीतिक तरीकों से स्पष्ट हुआ। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने लेखन से ब्रिटिश शासन की नीतियों और अन्यायपूर्ण प्रशासनिक ढांचा, जिसमें नस्लवादी प्रशासनिक और सामाजिक नीति हमें देखने को मिलती है, उसका इन्होंने विरोध किया था। जैसे हम देखते हैं कि जो दामोदर सावरकर हैं, वीर सावरकर जी हैं, उन्होंने पहली बार 1857 की क्रांति पर एक ग्रंथ लिखा, 1857 की क्रांति नाम से, और कहा कि भाई ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये व्यक्तिगत मांगों को लेकर हुआ आंदोलन नहीं था, विद्रोह नहीं था, बल्कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के उद्देश्य से हुआ एक राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह था। हालांकि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि 1857 की क्रांति वाकई स्वतंत्रता की क्रांति थी या नहीं, लेकिन जब सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों के माध्यम से ये बात फैली तो उस समय के तत्कालीन जो युवा थे वो क्रांति की ओर बढ़े और उन्होंने कई सारी राष्ट्र के हित में अहिंसक क्रांतियों को जन्म दिया और अंग्रेजों की नाक में दम करने का काम किया, जिनमें हम देखते हैं कि जो शहीद आज़म है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे, और बहुत सारे अनेक युवा क्रांतिकारी भी रहे, जैसे हम देखते हैं खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, बहुत सारे। ये इनके नाम इतने सारे हैं कि भैया अपना वीडियो ख़त्म हो जाएगा पर इनके गुणगान ख़त्म नहीं होंगे। तो हमें ये भी समझना चाहिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसा इस समय पर ही इतने सारे क्रांतिकारी उभर कर क्यों आ रहे हैं, तो उनके पीछे का कारण है ये राष्ट्रवादी लेखक। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवादी स्तर पर लिखा और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ तरीक़ों से इन्होंने लिखा, और इनके भाषणों से, इनके लेखों से भड़क कर बहुत सारे युवा क्रांतिकारी बन गए और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने लगे। अब इसके बाद में देखिए कि आर्थिक शोषण की नीति, विधि के समक्ष समानता में भेदभाव की नीति को उजागर किया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल ब्रिटिश संसदीय रिपोर्ट तथा ब्रिटिश विद्वानों तथा अधिकारियों को स्वीकार किया, जबकि राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल इन हितों को नकार दिया। तो यहाँ पर ये राष्ट्रवादी कैसे हैं कि भाई अगर हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए तुम्हारी कोई पद्धति अच्छी है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, और जो नहीं है हम उसको नकारते हैं। इस तरह की बात इन्होंने यहाँ पर की। अब देखिए, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने विशेषकर दादाभाई नौरोजी और आरसी दत्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद और आर्थिक समालोचना, जो धन की निकासी है, औद्योगिकीकरण है। औद्योगिकीकरण का मतलब क्या होता है
कि भाई जो छोटे लघु और कुटीर उद्योग थे उनका इन्होंने सत्यानाश कर दिया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इन्होंने डाल दी, और जिनका जो लाभ था वो बहुत सीमित लोगों के पास था और अंग्रेज़ों के पास था। जबकि लघु और कुटीर उद्योग जो एमएसएमई जिनको हम आज कहते हैं, उनके माध्यम से समाज का एक बड़ा हिस्सा रोजगार से जुड़ा हुआ था, उस हिस्से को इन्होंने तबाह कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने कृषि का वाणिज्यकरण भी शुरू कर दिया। कृषि का वाणिज्यकरण से मतलब होता है कि खेती हम दो तरीकों के लिए करते हैं। पहला, हम करते हैं कि भाई हम खाने के लिए फसल उगाते हैं। दूसरा, हम खाने के लिए फसल उगाते हैं, जो फसल ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको बेच देते हैं खाने के लिए निकालने के बाद, ठीक है। और दूसरे तरीके की फसल वो होती है जिनको आप सिर्फ बेच सकते हो, आप उनको खा नहीं सकते ज़्यादा लंबे समय तक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप गन्ने की फसल को देख लीजिए। गन्ने की फसल जो है वो नकदी फसल है, मतलब कि औद्योगिक नकदी मतलब कृषि का वाणिज्य वाली फसल है वो। तो जो गन्ना है उसको आप नॉर्मली रस उसका चूस सकते हो, लेकिन गन्ने से आप पेट नहीं भर सकते, गन्ने से आप कुछ खा नहीं सकते। जबकि गेहूँ अगर आपके खेत में हो रहा है तो गेहूँ की रोटियां बनाकर आप कई लंबे समय तक आप अपना भोजन खा सकते हो, ठीक है। तो जो गन्ना है वह है नकदी फसल, मतलब कि वह सिर्फ पैसे के उद्देश्य से उगाई जा रही है। तो यहाँ पर जो अंग्रेज है उन्होंने कृषि का वाणिज्यकरण किया, ज़बरदस्ती किसानों से वह फसलें उगाई जिनसे उनको एक तो उनकी ज़मीन भी खराब हो रही थी, ऊपर से वो फसल ऐसी थी कि उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता था, लेकिन वह लाभ ज़्यादातर अंग्रेज और उनके जो बिचौलिए थे वही ले रहे थे, और किसान यहाँ पर कर्ज में दब रहा था। साथ ही साथ वह खाद्य फसल जिनसे वह खा सकता था उन फसलों को यहाँ पर उगा नहीं पा रहा था, जिसके चलते उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही थी। तो यहाँ पर नील की फसलों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन यहाँ की जो अंग्रेज़ थे वह चंपारण बिहार क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में करवा रहे थे, जिसके चलते हम नील विद्रोह भी यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने विशेषकर दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक समालोचना, धन की निकासी भी, औद्योगिकीकरण, कृषि का वाणिज्यकरण कर भारत में आर्थिक इतिहास का सूत्रपात करते हैं। तो भारत में आर्थिक इतिहास का सूत्रपात कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त। अब राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत में ऐतिहासिक अध्ययन को सबसे अधिक बल और प्रेरणा प्रदान किया। भारतीय ने अपने राष्ट्रीय विकास का आधार वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्राचीन अतीत में भी खोजा, जिन्हें हम प्राच्यवादी कहते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको प्राच्यवादी क्या होता है? प्राच्यवादी वो होते हैं जो ये मानते हैं कि भाई वर्तमान से तो हम सुधर सकते ही हैं, पहले अपने अतीत में झांको, और अपने अतीत में अगर हम अच्छे रहे थे तो उन अच्छाइयों को वर्तमान में लाओ, और फिर हो सकता है कि हम और भी ज़्यादा अच्छे बन जाएं। अब देखिए, साम्राज्यवादी चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रवादी भारतीय इतिहासकारों ने स्वयं को इतिहास के स्रोतों के गहन अध्ययन में अकंठ डुबो दिया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज बार बार ये चैलेंज करते थे कि क्या भूखे नंगे हो गए तुम, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, तुम्हारी कोई संस्कृति नहीं है, तुम्हारा कोई रहन सहन नहीं है, तुम्हारा कोई एक कल्चर नहीं है, एक भाषा नहीं है, तुम इतने बटे हुए हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई भी गुलामी कर सकता है। वो तो हम हैं जो तुमको सभ्य बना रहे हैं, तुमको एक व्यवस्था दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम हमको भगाने की सोच रहे हो, ये तो गलत बात है ना बबुआ। तो फिर यहाँ पर भारतीय जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, उनके मन में थोड़ा सा भैया बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगता था कि भाई यार ये हमको ऐसा बोल दे रहा है, और तो हम तो कुछ है ही नहीं है साला,
इनके सामने। तो उन्होंने बार बार गहन अध्ययन किया, प्राचीन ये जानने की रुचि उन्होंने ज़्यादा दिखानी शुरू की कि हम अतीत में कैसे थे। और जब उन्होंने अतीत को खोजा तो उन्हें पता चला कि ये तो हमारे सामने चीनी कम पानी चाय है। बबुआ, अब तुम बताओ तुम हमारे सामने क्या हो। तुम हमको बताओ कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 5,500 साल पुरानी है, और 5,500 साल पहले तुम तो जंगलों में रहते थे। तुम्हारे इधर तो सभ्यता का नामो निशान नहीं था जब हम नगरीय सभ्यता बना के बैठे थे। तो इस तरह से जब राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस तरह से चीज़ें सामने लाई, तो उनको पढ़कर भारतीय जनमानस में, उनको पढ़कर युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश उत्पन्न हुआ। कोई क्रांतिकारी बना, कोई आंदोलनकारी बना। तो ये सब राष्ट्रवादियों की देन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को थी। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लेखन से क्षेत्रीय और इतिहास में रुचि विकसित हुई, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कई सारी चीज़ों पर लिखा। तो अब हर कोई जानने लगा कि भाई, हर कोई जानने की रुचि रखने लगा कि भाई हमारा इतिहास क्या था, हमारे क्षेत्र का क्या इतिहास था, हमारी क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय भाषाओं का क्या इतिहास था। इन सब में अब खोज होने का समय आ गया था। अब देखिए, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की सीमाएं क्या हैं। अब सीमाओं को आप कह सकते हैं, इनकी आलोचनाएं क्या हैं, वो भी आप यहाँ पर कह सकते हो। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का संदर्भ बिंदु साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ही रहा। इन्होंने साम्राज्यवादी इतिहासकारों के अध्ययन के स्रोतों को अपनाया, यहाँ तक कि भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में काल विभाजन भी जेम्स मिल की अवधारणा को परिवर्तित रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने जरूर बहुत व्यापक तौर पर बदलाव करने का काम किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन्हीं स्रोतों के आधार पर ग्रंथ लिखे जिन स्रोतों के आधार पर साम्राज्यवादी लिख रहे थे। बस इतना फर्क था कि ये साम्राज्यवादी यों का यहाँ पर विरोध कर रहे थे, और लेकिन स्रोतों का वही इस्तेमाल, मतलब कि वही है कि भाई हम एक ही दुकान से सामान लेंगे, उसके बाद भी हम कहेंगे कि भाई ये सामान बुरा है, वो सामान बुरा है। तो ये वही बात हो गई ना। तो यहाँ पर ये वही कर रहे थे कि साम्राज्यवादी भी वही स्रोत उठा रहे थे, और राष्ट्रवादी भी वही स्रोत उठा रहे थे, और साम्राज्यवादी उस स्रोत के आधार पर कह रहे थे कि भाई हम अच्छे हैं, और राष्ट्रवादी उसी स्रोत के आधार पर कह रहे थे कि भैया हम अच्छे हैं। तो यहाँ पर इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लो कि दो बहनें गई दुकान में, दोनों ने ली एक एक जोड़ी कपड़ा, एक ही रेट का था, एक ही क्वालिटी का था, और फिर घर आके बोलती है कि मेरा कपड़ा अच्छा है, तेरा कपड़ा ख़राब है। दूसरी बोलती है मेरा कपड़ा अच्छा है, दूसरा कपड़ा ख़राब है, जबकि दोनों ने एक ही दुकान से ली हैं, एक ही क्वालिटी वाला और एक ही कीमत पर ली हैं। इसी तरह से राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादियों का भी यही हाल था। साम्राज्यवादी भी जेम्स मिल को आधार बना रहे थे, और राष्ट्रवादी भी जेम्स मिल को आधार बना रहे थे। बस राष्ट्रवादी जेम्स मिल के स्रोतों को अपने हिसाब से बदल ले रहे थे, और साम्राज्यवादी अपने हिसाब से बदल ले रहे थे। तो यहाँ पर कुछ नया इन्होंने क्या दिया, ये यहाँ पर प्रश्न उठता है। हालांकि प्रभाव इनका बहुत ज़्यादा व्यापक रहा। राष्ट्रवादी लेखन पर राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहीं कहीं वस्तुनिष्ठता का अतिक्रमण दिखाई देता है। जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास पर अधिक बल दिया और उसे गौरवमयी पक्ष बताया। दूसरी ओर मध्यकाल को अंधकार और विदेशी दासता का युद्ध बताते हुए पूरी तरह नकार दिया। तो यहाँ पर ये जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक है, ये भी उसी तरह जो प्राच्यवादी हैं उनकी भाषा यहाँ पर बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई प्राचीन भारत बहुत अच्छा है, लेकिन मध्यकालीन भारत बुरा है। क्यों? क्योंकि उस समय पर मुस्लिम भारत पर शासक कर रहे हैं, मुस्लिम भारत पर आक्रमण कर चुके हैं, और उनका शासन यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर ये इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि भाई अगर मुस्लिम भारत में आए हैं तो वो भारत में बस गए हैं, और यहाँ पर ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि अकबर जैसा
महान मुस्लिम शासक भारतीय इतिहास को मिला। बहुत सारी वास्तुकला, बहुत सारी परंपराएं और बहुत सारा मुस्लिम संस्कृति से भारतीय परंपरा को मिला। ये चीज़ें यहाँ पर ये देख नहीं पाते हैं और ये भी ठीक उसी तरह डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसी तरह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह से अंग्रेज दे रहे थे। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लेखन में उपनिवेशवादी लेखन के प्रति हमेशा एकाकी दृष्टि, विरोधी और आलोचना ही रही और किसी और दृष्टि से इन्होंने सोचा ही नहीं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ज़्यादातर राजनीतिक इतिहास लेखन किया। उन्होंने समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति जैसे पक्षों पर ध्यान नहीं दिया। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। अब देखिए यहाँ पर जाते जाते एक महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। और ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जाते जाते पढ़ लेते हैं। इसके अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। अंग्रेजों की भू राजस्व पद्धतियों के निर्माण में रिकार्डो के इस लगान सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रभाव था। क्या था? इसके अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है। लगान क्या है? लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी, मतलब कि जो उस जमीन का मालिक है, उस जमीन की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। कि भैया लगान क्या है? जमीन का मालिक कौन है? जमीन का मालिक सरकार है। अब अगर आप उस जमीन का प्रयोग कर रहे हो तो अब आप उस जमीन को जो प्रयोग कर रहे हो तो उसके बदले जो आपको मिल रहा है तो उसमें से आपको एक हिस्सा उसको देना पड़ेगा जो उस जमीन का मालिक है। तो ये यहाँ पर आता है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैं ये भी समझ रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बना पाया, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और यहाँ तक बने हुए हैं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और क्या बदलाव करके हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।